महिला सशक्तिकरण का संकल्प नारी शक्ति वंदन एकमात्र विकल्प। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष द्वारा सहमति नहीं बनने के बाद भाजपा शासित राज्यों में नारी शक्ति वंदन विषय पर चर्चा के लिए विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। मध्य प्रदेश में भी आज विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सरकार और विपक्ष के विधायक शामिल हैं। 33% महिला आरक्षण बिल पर सरकार और विपक्ष में तकरार है। सत्र आयोजित करने का उद्देश्य विपक्ष द्वारा किए गए विरोध पर निंदा करना, साथ ही नारी शक्ति वंदन शासकीय संकल्प पारित करना है। विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नारी शक्ति वंदन शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया, जिसमें महिलाओं के सर्वांगीण विकास व सशक्तिकरण पर विचार विमर्श करना और नारी शक्ति वंदन संकल्प पारित करना रहा। सरकार के संकल्प पर 4 घंटे सदन में चर्चा होगी, जिसमें 1 घंटे विपक्ष और 3 घंटे सत्ता पक्ष के विधायक वक्तव्य देंगे। सदन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि महिला आरक्षण पर चर्चा से कैसा डरना, हम महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं। सदन का मत है कि नारी शक्ति के वंदन के लिए महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण के लिए देश की संसद एवं सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण कर तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। लेकिन विपक्ष मौजूदा स्थिति में महिला आरक्षण को लागू करने, अशासकीय संकल्प पर लागू करने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष का कहना है कि मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर ही 33% महिला आरक्षण तत्काल लागू किया जाए और परिसीमन के नाम पर इसे टालने की कोशिश ना हो। अब सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर यह विशेष सत्र सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं, बल्कि महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व के भविष्य की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण मंच है। लेकिन सत्र में चर्चा और विपक्ष के विरोध बीच आपसी तकरार बरकरार है। पहले हम कुछ रिएक्शन सुन लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी ने अपने पवित्र प्रयासों से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को दोनों सदनों में पास किया और उसे लागू करने की दिशा में जब विशेष सत्र संसद का 3 दिवसीय बुलाया गया था, तो किस प्रकार से कांग्रेस और विरोधी दलों ने उसका विरोध किया। उस विरोध के कारण वो लागू होने वाला संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाया। आज इस विशेष सत्र में हम सब मिलकर ये संकल्प पारित करेंगे कि जल्द से जल्द इस देश की लोकसभा और विधानसभाओं में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करके आरक्षण लागू किया जाए और महिलाओं को उनके राजनीतिक अधिकार दिए जाए। बिल को जो 131वां संशोधन विधेयक जिसको अपन को पास करना था, कांग्रेस और उनके अलायंस दलों ने इस पर नाराजगी और विरोध जताकर न तो सिर्फ इसका मजाक उड़ाया है, बल्कि इतिहास में इस बात को उन्होंने अमर कर दिया है कि कोई अगर इस देश में किसी प्रकार का जो दल है जो नारी के खिलाफ है, जो महिला शक्ति के खिलाफ है, उनके अधिकारों के खिलाफ है, वो कांग्रेस और उनके अलायंस दल। गूंजेगी कि उन्होंने जो इस कृत्य को किया है, किस तरह उसको महिलाएं ले रही हैं, किस तरह हमारे देश में किस तरह, प्रदेश में किस तरह का मैसेज गया है, उस आवाज को आज हम सब उस विषय को रखने वाले हैं। निश्चित तौर पर वो देखते ही बनेगा और ये आवाज परिणाम में परिणित होगी। सत्र बुलाने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद बैठिए, सभी लोगों को बुलाइए, संसद में बुलाइए और आप ये बोलिए कि 33% जो हमारी मांग है कि 543 सीट पे आप परिसीमन के साथ में जो आपने कंडीशन लगाई, इस कंडीशन को हटाइए और 543 सीट पे आप महिलाओं को आरक्षण दीजिए, जिसमें ST/SC OBC महिलाओं को भी शामिल कीजिए। हमारा ये मानना है कि नारी शक्ति का अगर वास्तव में आप वंदन करना चाहते हैं, तो जो वर्तमान में जो 543 जो सांसद हैं लोकसभा के अंदर और जो 230 विधायक हैं विधानसभा मध्य प्रदेश के अंदर, हम अपने राज्य की बात कर रहे हैं, तो इसी में आप आरक्षण दीजिए ना महिलाओं को। आपने 850 का जो आंकड़ा लेकर आ गए केंद्र सरकार ने, श्री मोदी जी की सरकार ने, तो वो आंकड़ा कहीं से भी वर्तमान परिस्थिति में फिट नहीं बैठ रहा है। तो कुल मिला के महिलाओं को भ्रमित करने के लिए सत्ता और शासन का एक तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विशेष सत्र मध्य प्रदेश में बुलाया गया है। मध्य प्रदेश की सरकार सरकारी संकल्प भी लेकर आई है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ
भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ देर में हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता साधना पाठक जी भी जुड़ेंगी। चर्चा की शुरुआत मैं शिम्पी जी से करूंगा। शिम्पी जी, सरकार कह रही है कि हम महिलाओं के हित में काम करना चाह रहे हैं, कांग्रेस बीच में अड़चन डाल देती है, और उसको लेकर तो बाकायदा आज सरकारी संकल्प भी मुख्यमंत्री लेकर के आ गए। क्यों महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है? देखिए, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है वो सर्वसम्मति से दोनों सदनों में सितंबर 2023 में पारित हो चुका है। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कौन सा निंदा प्रस्ताव लेकर आ रही है। क्या वो कांग्रेस के उस समर्थन की निंदा कर रही है जो हमने 2023 में महिला आरक्षण के समर्थन में दिया था, या फिर वो अपने ही नेताओं की निंदा कर रही है जिन्होंने इतने साल तक सदन में इस बिल को पारित नहीं होने दिया था। और अभिजीत जी, हमारी तो सीधी सी शर्त है, हमने कोई किंतु परंतु 2023 में नहीं किया था। जब माननीय मोदी जी इस बिल को लेकर आए थे तब भी कांग्रेस ने कहा था कि अभी 6 महीने बाकी हैं 2024 के लोकसभा में, आप तत्काल प्रभाव से इस बिल को लागू करिए। और अगर आपने विपक्ष की इस बात को माना होता तो आज 33% आरक्षण के साथ महिलाएं दोनों सदनों में होती, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। और जहां तक विरोध की बात है अभिजीत जी, तो ये जो बिल है ये महिला आरक्षण का नहीं था, ये परिसीमन का था। और देखिए, इस बिल के अंदर एक बहुत स्पष्ट क्लॉज दिया गया है जिसमें ये लिखा है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद को ये निर्धारित करने के लिए कानून पारित करने का अधिकार देता है कि परिसीमन कब किया जाएगा और किस जनगणना के उपयोग से किया जाएगा। अब आप ये बताइए, इसका महिला आरक्षण से क्या लेना देना है? मतलब आप इस देश के अच्छा ठीक है, चलिए मान लेते हैं, ठीक है शिम्पी जी ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन अगर परिसीमन होता, सीटें बढ़ती, तो महिलाओं की भागीदारी भी तो बढ़ती, क्योंकि 33% के हिसाब से उनकी संख्या भी बढ़ जाती। फिर अभिजीत जी, परिसीमन आप कराइए, लेकिन पहले 2026 की नवीन जाति जनगणना कराइए। ये तो स्वयं मोदी जी ने कहा था ना, विपक्ष ने तो अपनी तरफ से कोई क्लॉज ऐड नहीं किया था। ये तो आपको भी याद होगा, 2023 में मोदी जी ने कहा था कि नई जनगणना होगी, उसके आधार पे परिसीमन होगा। तो विपक्ष भी तो आपसे यही कह रहा है कि आप नई जनगणना कराइए, उस पर नई जाति जनगणना कराइए, स्पष्ट रूप से बताइए कि ओबीसी की और अनुसूचित जाति जनजाति की वर्तमान में कितनी भागीदारी है, उस अनुरूप उनकी हिस्सेदारी निर्धारित होनी चाहिए। लेकिन आरक्षण परिसीमन का मोहताज तो नहीं है। लेकिन जिसकी हिस्सेदारी को लेकर बिल लाया गया, उसको तो समर्थन नहीं दिया गया। नहीं, किसको समर्थन नहीं? ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, जवाब देता हूं। ठीक है, डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी क्या कहेंगे? मैं देवी शक्ति जो इस पैनल में बैठी है उसको नमस्कार करती हूँ, श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ, और आप सबको स्टूडियो से भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, बहुत हास्यास्पद है कांग्रेस प्रवक्ता का ये जो बयान है, क्योंकि आप जानते हैं कि इन्होंने 5 दशकों में, इनकी 4 पिछली पीढ़ियों ने शासन करा है। उस शासन में इनके पास बहुमत था, साधारण बहुमत नहीं, इनके पास बड़ा बहुमत था। यदि इनकी मंशा थी तो उस बहुमत का उपयोग करते हुए ये इस बिल को पारित कर सकते थे। लेकिन 98 से 2014 के पहले तक हमने इनकी कहीं भी मंशा उस दिशा में नहीं देखी है। और ये कांग्रेस पार्टी का, मुझे लगता है, उनका विचार, उनका ध्येय, उनका जो एक संकल्प है, ये देश में जो प्रमुख धाराएं हैं, चाहे किसानों को सशक्त करना, चाहे मातृशक्ति को सबल देना, ये मूल विचार कांग्रेस के कभी नहीं रहे हैं। इसलिए स्वामीनाथन रिपोर्ट को भी टेबल के नीचे छुपाया। महिला सशक्तिकरण के जो उद्देश्य थे, जो रास्ते थे, उनको भी वैकल्पिक रूप से इन्होंने प्रोत्साहन नहीं दिया। 2023 में जिस बिल का समर्थन किया था कांग्रेस ने, उस बिल को पारित कर दिया गया, उसको कानून बना दिया गया, वो पारित क्यों नहीं हो पाया? फिर मैं बता रही, देखिए 2023 में चुनावी माहौल था, इसलिए कांग्रेस और इनके जितने भी ये समझदार सहयोगी हैं, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी, इन्होंने तब समर्थन कर इसको पास किया क्योंकि वो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करनी थी। ये वो मानसिकता है कि पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी के तहत
ये वहां पर अपनी प्रमुखता दिखाने चाहते थे कि देखिए हम कितने हितैषी हैं, बट सामने तो सच आ ही गया। सच तो अविरल है, इसलिए इनकी जो असली जो इनका रूप है, जो चेहरा है, जो मानसिकता, जो सोच है, वो तो सामने आ गई पूरे देश के सामने। और आधी आबादी के साथ जब इन्होंने विश्वासघात किया है संसद में, वो इसलिए है क्योंकि जाति से जाति को लड़ाना, धर्म से धर्म को लगाना इनका प्रथम सिद्धांत है। और साथ में आपको मैं एक और चीज भी उससे भी तिवारी जी अवगत कराऊं कि जनगणना तो डिजिटाइज्ड मोड पर चालू हो गया है, पर उसकी एक समय की बाध्यता है और वो समय लगाएगा। देश हमारा विशाल है और जनसंख्या का जो डिजिटाइज्ड मोड से हो रहा है उसमें होगा, मतलब काफी लेवल से 6 या 8 लेवल से सिक्योरिटी के वो भी सुनिश्चित किया जा रहा है, परंतु समय की बाध्यता ऐसे होगी कि उसमें वो विलंब होगा। और ये जो हम चाह रहे थे कि 2029 के चुनाव में मातृशक्ति को एक प्रमुखता से हम बागडोर तो सौंप क्या सकें इस देश के विकास की। 543 सीटों पर उसको लागू नहीं किया जा सकता है? मैं पूरी बात कर लूं अभिजीत जी, क्या है, मैं जिस क्रम में मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आज जो इनकी परिस्थिति है, ये सब परिवारवाद से ग्रस्त राजनीतिक दल हैं। आप चाहे गांधी परिवार को देख लीजिए, चाहे आप अखिलेश यादव को देख लीजिए, और दक्षिण आप जानते हैं बंगाल में ममता दीदी का क्या हाल है, और टीएमसी में स्टालिन तो बिल्कुल महिला विरोधी है। वो नहीं चाहते हैं कि मातृशक्ति के हाथ में बागदौड़ हो, इसलिए तब जो किया वो चुनावी माहौल के का फायदा उठाने का, लाभ उठाने का एक प्रयास था। और आज जो किया है ये इनका असली चाल चरित्र है, और ये स्पष्ट करता है कि इन चारों में से कोई भी दल आधी आबादी का सम्मान नहीं करता है, बल्कि आधी आबादी से ये निरंतर विश्वासघात करते हैं। और मोदी सरकार के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चाहे उज्ज्वला योजना दे, चाहे इज्जत घर बनाए, चाहे मालिकाना हक दे महिलाओं को, देश जी योजना का लाभ दे, स्वास्थ्य के संबंधित, चाहे उनको लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, एनजीओ से हम स्वावलंबन की ओर लेके जा रहे हैं। ये हमारा संकल्प है, हम उसको सिद्धि तक पहुंचाएंगे। लेकिन वाणी जी, मैंने आपसे पहले भी वो सवाल किया था, 543 सीटों पर क्या लागू नहीं किया जा सकता? क्योंकि अगर आप लागू करते तो विपक्ष तो कह रहा है कि हम स्वागत करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर विस्तार के रूप में महिलाओं को सशक्त करने में अपनी सीटों का आधार तो बनाएगी कि महिला रिप्रेजेंटेशन बढ़े, पर विपक्ष को यहाँ पर भी आप देखिए, अगर 543 में ये लागू होगा तो जो मूल स्वरूप है, जितनी सीटें बाकी दी जाती है तो रिजर्वेशन के कारण वो कम होगी। आप देखिए तो इनका चाल चरित्र, ये वहां पर भी रोना गाना शुरू कर देंगे। ये तो अभी सिर्फ बोलने और बहकाने की बातें हैं इनकी। ठीक है, साधना पाठक जी, देखिए सभी कोई कह रहा है कि हम बड़े हितैषी हैं महिलाओं के, हम ज्यादा बड़े हितैषी महिलाओं के। हर कोई नेता पहुंचता है मंचों पर, ये बातें कही जाती हैं कि भाई हम तो उत्थान चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े, लेकिन जब उनको भागीदारी देने का समय आ जाता है तब पेच फंस जाता है। कैसे उत्थान होगा ऐसे में फिर महिलाओं का? क्या है, कहने का समय निकल गया, अब करने का समय है। और ये इतना जरूरी है कि नाउ और नेवर, अभी या कभी नहीं। तो अब इसमें बिल्कुल भी विलंब करना जो है महिलाओं के साथ अन्याय हो जाएगा, और ये जानबूझ के अन्याय होगा, ऐसा मेरा मानना है। और क्योंकि पहली चीज तो ये है कि आरक्षण महिलाओं के ऊपर कोई दया नहीं है, कोई आप उन्हें गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, ये उनका हक है और उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, अभी तक नहीं दिया गया। इसके लिए एक क्षमा प्रार्थी होते हुए विलंब के लिए और उनको तत्काल और किसी भी हालत में लागू करना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की, मुहिम की सराहना इसलिए करती हूँ कि चाहे वो पार्टी कोई भी हो, कहीं भी हो दुनिया में, जहां महिलाओं को न्याय मिलेगा, मेरी आवाज उनके साथ है और मैं उनका सहयोग करना चाहूंगी। और मैं ये देखना चाहूंगी, क्योंकि मैंने पिछले अपने लगभग 20 वर्षों की यात्रा में देखा कि पंचायत में जब महिलाओं का आरक्षण मिला तो मध्य प्रदेश में स्त्रियों की स्थिति में बहुत सुधार आया, बहुत बदलाव आया, उनके आत्मविश्वास में बदलाव आया, और हर सामाजिक मुद्दों की जो
एक समझ है उसको लेकर बदलाव आया। बहुत व्यापक हमने परिवर्तन देखे महिलाओं के, जो पंचायती राज के जो आरक्षण थे 73-74 संशोधन के, तो वही आप जो है संसद में एक बार यदि आरक्षण महिलाओं को मिल जाएगा तो आप इसके परिणाम आने वाले 50 साल तक देखिएगा कि एक हम ऐसे समाज में रहेंगे जिसमें तुलनात्मक रूप से हिंसा कम होगी, तुलनात्मक रूप से सामाजिक मुद्दों की राजनीति होगी और हम एक स्वस्थ समाज में रहेंगे, स्वस्थ मानसिकता वाले समाज में रहेंगे। इसको तुरंत लागू करना चाहिए। और मैं इसमें विपक्ष के लिए भी आह्वान करती हूँ कि राजनीति के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं आपके पास, महिलाओं के विषय में मत कीजिए। ठीक है, महिलाओं के विषय में ठीक है। वाणी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर मैं शिल्पी जी के पास आऊंगा। वाणी जी। मैं बिल्कुल सहमत हूँ साधना जी से, क्योंकि साधना जी अगर महिला प्रतिनिधित्व बढ़ेगा राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों में भी, तो जो अपराध होते हैं उसके प्रति जागरूकता बढ़ेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हम अपनी आवाज बुलंद कर पाएंगे, हम अपने मुद्दे रख पाएंगे, और किशोरियों के लिए एक भविष्य के लिए उनकी सोच, उनकी दिशा ये सुनिश्चित होगी। और जानते हैं सबसे सुंदर बात, अगर महिलाओं को इसमें भागीदारी बढ़ाई जाती है देश की जीडीपी में भी इजाफा होगा। और हमारे समाज में ऐसे सदैव ऐसे व्यक्ति रहे, ऐसे महापुरुष और महिलाएं रही हैं। हम राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, विडो रीमैरिज को एनकरेज किया। सावित्रीबाई फुले ने समाज में सुधार करने की एक आवश्यकता दिखाई। और अंबेडकर जी ने का जो मूल सिद्धांत था वो महिलाओं को समानता देना था, वो महिलाओं को उसी पटल पर अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए मुझे लगता है दिशा देने की बात थी। पर हम ये भी जानते हैं कि कांग्रेस, इन जितने भी नाम मैंने लिए हैं, ये कांग्रेस इनसे विरोध करता था, खासतौर पे अंबेडकर जी ने। कांग्रेस ने तो कोई भी बात नहीं अनकही छोड़ी या कोई ऐसे अपमान करने का कोई साधन नहीं छोड़ा, चाहे वो अंबेडकर जी का हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो। हम देख चुके हैं कि जब भी कोई देशव्यापी मुद्दे होते हैं, आर्टिकल 370, जीएसटी रिफॉर्म्स, इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो या बाहरी सिक्योरिटी की बात हो, ऑपरेशन सिंदूर में हम इनका रुख देख चुके हैं, ओबीसी आरक्षण पर देख चुके, बहुत मुद्दे हैं, इतनी लंबी लिस्ट है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। तो कांग्रेस ने और इनके कुछ ये जो इन्होंने हमेशा इन राष्ट्रीय अस्मिता के मुद्दों पर, राष्ट्रीय गौरव के मुद्दों पर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं, उनके ऊपर संशय व्यक्त किया है। मुझे लगता है इन सब का अपमान किया है। ठीक है, क्या कहेंगे शिल्पी जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सम्मानित प्रवक्ता मुद्दों को भटकाने का बहुत ही सकारात्मक प्रयास कर रही हैं और महिला आरक्षण पर छोड़कर वो बाकी सारे बिलों पर चर्चा कर रही हैं। 1986 से बात करती हूँ। बात पूरी हो जाने दीजिए उनकी। के लिए बुलाया है, प्लीज वाणी जी, सत्ता की तरफ से आप पर्याप्त बात रख चुकी हैं। साधना जी, नहीं वाणी जी हमें बात रखने दो। मैं आऊंगा आपके पास वाणी जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप शिल्पी जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। हाँ, आदरणीय साधना जी, एक बात क्लियर कर देती हूँ कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह की कोई राजनीति नहीं कर रही है और 1986 से कांग्रेस का ये ध्येय रहा है कि महिला आरक्षण इस देश में पारित हो। ये आदरणीय उमा भारती जी हैं जो ऑन कैमरा कह रही हैं कि 1986 में इन्होंने माननीय देवेगौड़ा जी को बिल पारित करने से रोका था क्योंकि ये चाहती थी कि बिलों का वर्गीकरण हो। ये 2010 के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। आपको पता है इन्होंने महिला आरक्षण को किस तरीके से संबोधित किया था? इन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खानों में 99% सदस्य इस बिल के समर्थन में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के पाप को अपने सिर पे नहीं लेना चाहिए। वो महिला आरक्षण बिल को पाप कह के संबोधित कर रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी अगर महिला आरक्षण पर कांग्रेस को आईना दिखाने का प्रयास कर रही है तो ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद है अभिजीत जी। और दूसरी बात, ये जो तो क्या कांग्रेस अब उसी का बदला ले रही है कि हम भी इसको पारित नहीं होने देंगे?
हम 2023 में अभिजीत जी अपना पूरा समर्थन दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में इस बिल को दे चुके हैं। और स्वयं राहुल गांधी जी ने ही मोदी जी को चिट्ठी लिख के कहा था कि आप बहुमत में बैठे हैं, इस बहुमत का उपयोग करिए और महिला आरक्षण बिल को सदन में लाइए। लेकिन अगर उसको संशोधन के बाद फिर से ले आया गया तो उसमें क्या परेशानी थी फिर? नहीं, तो हमने अभिजीत जी आपके सामने बिल के दोनों क्लॉज रख दिए। पहली बात, आपको उत्तर से लेकर दक्षिण तक सबकी बात करनी पड़ेगी। महिला आरक्षण सिर्फ मध्य प्रदेश में लागू नहीं होने वाला है। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि बिल में ये लिखा है कि सभी राज्यों के अंदर 50% के अनुपात से सीटें बढ़ाई जाएंगी। लेकिन 3 दिन वो सदन को गुमराह करते रहे, देश को गुमराह करते रहे, वो ये बता नहीं पाए कि बिल में वो कहाँ लिखा है। और मतदान से ठीक पहले जो उनका अंतिम अभिभाषण हुआ उसमें उन्होंने क्या कहा कि मुझे 1 घंटे का समय दीजिए, मैं बिल को संशोधित करके लाता हूं और उसकी ज़ेरॉक्स बंटवाता हूं। यानी इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि सभी राज्यों को 50% के अनुपात से सीटों में इजाफा होगा। और दूसरी बात, आपके सामने हमने ये क्लॉज रख दिया है कि सरकार के पास ये अधिकार क्यों होगा कि वो कभी भी परिसीमन कर सकते हैं और किसी भी जनगणना के आधार पर कर सकते हैं। ये सीधा सीधा इस देश के राजनीतिक नक्शे को बदलने का प्रयास है। और महिला आरक्षण की आड़ में ये जो परिसीमन का खेल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, ऐसे बिल को विपक्ष कभी भी पारित नहीं होने देगा। और आज भी माननीय उमंग सेंगार जी ने अशासकीय प्रस्ताव लाते हुए ये कहा है, आप मौजूदा 230 सीट के ऊपर विधानसभा में आरक्षण दीजिए। कांग्रेस पूर्ण रूप से आपके समर्थन में खड़ा है, लेकिन आप देश को गुमराह करना बंद करिए। आप परसीमन के बिल को महिला आरक्षण मत बोलिए और इस देश की भोली भाली महिलाओं को दिग्भ्रमित मत करिए इस परसीमन के बिल के आड़ में। और आपको तो क्षमा मांगनी चाहिए इस देश से, क्योंकि 1986 से लेकर 2014 तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जो तमाम बिलों में अवरोध डालती रही। और साधना पाठक जी जो पंचायत आप विपक्ष में थे ना आदरणीय वाणी जी, और साधना जी जिस पंचायत आपने भी बहुत कुछ कहा। अगर ऐसे एक एक बात यहाँ पे गिनाऊंगी वाणी जी तो समय बर्बाद होगा। ठीक है वाणी जी, जल्दी से बात पूरी कीजिए, फिर मैं साधना जी के पास आऊंगा। देखिए, पहली बात तो 1986 में भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी, हम तो एक छोटा सा दल थे। देवी गौड़ा की सरकार 98 में गिर गई थी। अरे 1986 में आपने गलत तथ्य दिए। ठीक है शिल्पी जी, वाणी जी को बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। आप अपने फैक्ट्स चेक करिए वाणी जी। 1986 देखिए ऐसे चर्चा हो नहीं पाएगी शिल्पी जी, पहले बात हो जाने दीजिए। वाणी जी बात पूरी कीजिए आपने। नहीं अभिजीत जी, वो फैक्ट सही रखे ना। फिर आप हमको बुलाते क्यों हैं डिबेट? नहीं, आप बात पूरी कीजिए ना, आप बात पूरी कीजिए। पहली बात तो 1986 में शिल्पी जी के मुंह से निकला है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, हम सरकार में नहीं थे। दूसरी चीज, सरकार में थी, आपने बीजेपी बोला है, आप रिकॉर्डिंग चेक करिए। बीजेपी में नहीं बोला, उमा भारती जी ने उसका विरोध किया, ये बोला है। ठीक है शिल्पी जी बात पूरी हो जाने दीजिए, ऐसे चर्चा हो नहीं पाएगी ना। अरे तो अभिजीत जी वही तो बोल रही है। ठीक है, उन्होंने बात को सुधार लिया है। ठीक है, अगर बोल भी दिया तो बात को सुधार भी लिया उन्होंने। वाणी जी अब बात पूरी कीजिए आपने। 98 में देवेगौड़ा जी की सरकार गिर गई थी, इसलिए बिल पारित नहीं हो पाया था। तो उसके बाद जब बिल के लिपि इनके एक सहयोगी सांसद आरजेडी के सांसद थे यादव जी, उन्होंने लिपि भरी संसद में फाड़ दी थी। दर्शाता है कि उनकी मानसिकता कैसी है। उमा दीदी के बारे में, योगी जी के बारे में मुझे लगता है असभ्य टिप्पणी करते हुए इनको याद रहना चाहिए कि ये जिस समय अवधि की बात कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार सशक्त रूप से बहुमत में थी। बहुमत का मतलब यह होता है कि उस सरकार के पास वो सारे हथियार रहते हैं कि वो बिल पारित कर सके। पर ना सोनिया गांधी ने किया आने वाले वर्षों में, ना 2010 में हुआ, और 2014 तक ये मुद्दा वैसे ही लटका रहा, इसलिए दूसरा झूठ है। तीसरी चीज, अमित शाह जी ने ये निवेदन किया था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, 1 घंटे का समय दीजिए, इसमें जो संशोधन करना है मैं करके आता हूं, 1 घंटे में आपके सामने वो कागज रखूंगा, सहयोग कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़ते हुए एक विनम्र निवेदन किया, दलगत राजनीति से उठिए, ये एक नया सवेरा होगा भारत के लिए और हम
हम ठीक है महिलाओं वाणी जी, को समय समय बहुत पकड़ा करें, पाएंगे। ठीक है पर एक समय बहुत मिनट, करें। एक साधना चीज जी, और, ठीक है ये- साधना जी क्या कहेंगी? ठीक है एक मिनट मैं आऊंगा, मैं समय बहुत कर, मैं बात पूरी हो जाए। ठीक है साधना जी। ऐसा है जी, ऐसा है कि मैं बहन जो है शिल्पी जी, आपसे मैं कहना ये चाह रही हूँ, आपने मुझे क्योंकि नाम लेकर कोट किया, तो 71 की जो जनगणना है उसके आधार पर आप महिलाओं को आरक्षण क्यों दिलवाना चाहते हैं? यदि परिसीमन हो जाएगा तो महिलाओं की ही सीट बढ़ेगी ना। जो 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 आरक्षण उन्हें 543 सीट में मिलेगा, वो आरक्षण उन्हें परिसीमन के बाद उतनी ही सीटों पर मिल जाएगा। तो आपकी बहनों का तो अधिकार ज्यादा सुरक्षित और सुनिश्चित हुआ। तो इसमें पॉलिटिक्स तो कांग्रेस ढूंढ रही है, सॉरी टू से, पर पॉलिटिक्स तो आप इसमें कर रहे हैं। ये मेरे को लगता है कि 40 करोड़ नहीं, 40 करोड़ और 140 करोड़ अंतर है। परिसीमन न्यायपूर्ण मुद्दा है। परिसीमन को लेकर के भ्रमित मुझे लगता है कि भ्रमित है कई लोग, इसलिए बस ज्यादा टिप्पणी पॉलिटिकल वाली बहन है मेरी, साधना जी, लेकिन साधना जी, और कांग्रेस दूसरी ने चीज तो साधना जी, जनगणना की कोई ये मुद्दा ये रखा ही सारी नहीं था। राजनीतिक, ये तो ये सारी चलिए ठीक है, ठीक है, समय हो गया, इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। समय मुझे इससे ज्यादा इजाजत नहीं देता इस चर्चा के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वाणी जी आपका बहुत धन्यवाद, शिल्पी जी आपका धन्यवाद और साधना जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश की सरकार सरकारी संकल्प लाई है, विशेष सत्र बुलाया गया। सदन में मुख्यमंत्री ने सरकारी संकल्प पेश किया है जिसमें कहा गया है कि हम महिला आरक्षण का जो बिल है 33% उसको पास कराएंगे। हालांकि विपक्ष जो है वो अपनी बातों पर लगातार अड़ा हुआ है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।